वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट हो चुका है फाइनली खत्म। और मैंने सोचा था कि जब हम रेटिंग वाले एपिसोड के साथ आएंगे ऑन स्पॉटिफाई तो बहुत सारी चीज़ें होंगी डिस्कस करने के लिए, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होंगी ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। आपको बताने की शायद कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि क्या क्या चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर करी है। वीडियोज़ ऑलरेडी हम अपनी बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डेप्थ में जाके बात करते हैं चीज़ों की और ऑब्वियसली रेट भी करने वाले हैं हर एक चीज़ को। और अब जो सिनेरियो आयुष यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग हो गया है, मतलब हम जब बैड ब्लड अनाउंस हुआ था तो मुझे याद है कि ऐसा हम कह रहे थे अच्छा पुराना वाला शो लेके आ रहे हैं, फिर हमने इसको ब्लड लाइन से जोड़ के देखा, फिर अचानक से लगा कि भाई वैसा तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन एट द एंड अब जब ये हिस्ट्री बुक्स में है बैड ब्लड, तो मैंने तो अपनी इवन वीडियो में ही बोला था कि भाई बता तो देते कि रॉयल रंबल, समर स्लैम या इस लेवल का कुछ तुम शो प्लान कर रहे हो। इवन कई बार तो वहां पे भी इस तरीके की चीजें नहीं होती जो आज बैड ब्लड में हुई है। अब रॉक आ गए, इससे बड़ी चीज और क्या ही होगी किसी शो में। भाई इंट्रो देते रहते जब रोहित ने बोल रहा है मेरे को ना अंदर से हो रहा है मैं फटाफट आऊँ इस पॉडकास्ट में बोलूँ। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर हम बैठे होते और इकट्ठे हुए बात कर रहे होते इस चीज़ के बारे में तो आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन भाई बैड ब्लड पेपर व्यू कब से रूमर सुन रहे थे कि भाई ये तो सिर्फ पंक के लिए हुआ है, जैसे इसके लिए होगा उसके लिए होगा, इतना कुछ हो गया भाई। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर आप हमसे बात सुन रहे हो भाई, टाइटल थंबनेल में समझ नहीं आ रहा क्या डालूं क्या ना डालूं। 100 कैरेक्टर की जब तुम्हारी लिमिट कम पड़ जाए ना, तुम्हें 150 कैरेक्टर चाहिए वो टाइटल के लिए, तो मतलब डब्ल्यू ने कुछ नेक्स्ट लेवल कर दिया। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो आउट ऑफ द ब्लू थी, तो ये भी नहीं बोलेंगे कि सारे रूमर्स आ गए थे, पता था पहले क्या होगा। वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर होता है, रकेल वाला और ये चैंपियनशिप वाला, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन रोहित मुझे लगता है इतना कुछ है, क्योंकि बोलने के लिए इतना कुछ है ऑलरेडी। तो सीधा मैच से ही शुरू करते हैं और पोल मिल जाएगी आपको नीचे गाइस। अपना मैच ऑफ द नाइट का आप वोट दे सकते हैं, हम सारी रेटिंग्स करते हैं उसके बाद अपना मैच ऑफ द नाइट बताएंगे। और मैं सीधा रोहित से पूछना चाहता हूँ, हेल इन अ सेल थोड़ा क्रिटिसिज्म किया था हमने भी कि ओपनिंग क्यों है, मेन इवेंट क्यों नहीं है, अब बोलो भाई। मैंने वैसे यही बात बोली थी कि देखो ये मैच मेन इवेंट के अंदर नहीं है। आई थिंक मुझे बात एंड तक भी डाइजेस्ट नहीं होगी है, चाहे मेन इवेंट के अंदर कुछ भी हो जाए। लेकिन एक फिर वो बेसिक चीज़ तो बनी गई थी भाई कि मेन इवेंट में अब रॉक की इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए। चलो डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज़ करी, उसके ऊपर भी अभी आएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस सेगमेंट के अंदर भी जो कि थोड़ी डिटेल में जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि बिना कुछ बोले भी बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। लेकिन इस मैच के ऊपर आए तो देखो ऐसा ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हर बार रह ही जाती है जब हम किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन अपनी रखते हैं, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यू के मैचेस की अगर मैं बात करूं, पीएलए वाले मैचेस की बात करूं। इस मैच में भाई मैं 0.0000001% की भी कोई कमी नहीं निकाल सकता। मैंने पहले ही बोला था कि इस मैच में ऐसा स्पॉट नहीं आपको दिखेगा कि कोई ऊपर से कूद रहा है, छलांगे मार रहा है, कुछ ब्रूटल स्पॉट के लिए वो जा रहे हैं, वो करेंगे लेकिन अपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से ही। जैसे वो पॉकेट के अंदर, पाउच के अंदर से यूजुअली हम क्या निकलते हुए देखते हैं, हम थंब टैक्स निकलते हुए देखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कुछ अलग है तो हमने देखा कि वो जो ब्रेसलेट में जो बीट्स का यूज किया गया था उसको लेके काफी आए। काफी सारे इंटरनेट मार्क्स हैं जो उस चीज को देख के खुश नहीं है, वो कह रहे हैं भाई ये कैसे सॉफ्ट रेसलर्स हैं जो बीट्स मार रहे हैं एक दूसरे को, थंब टैक्स निकालो तुम अपने। देखो यही वो चीज़ है जो कि रेसलिंग को प्रोफेशनल रेसलिंग बनाती है। मेरे को बिल्कुल नहीं देखना था वहां पे थंब टैक्स ड्रू मैकिंटायर के पीछे गड़े हुए हैं, सीएम पंक के पीछे गड़े हुए हैं। मतलब अगर परफेक्शन की मैं बात करूं तो मेरे लिए तो ये हेल इन अ सेल वाला मैच है और इसकी तारीफें ही तारीफें सुनते रहोगे। बस मैं रेट करूं भाई, मेरे लिए तो पूरा 5 स्टार वाला मैच है। और पूरी एक पिक्चर जिसको कहते हैं ना पेंट करके कहानी बता रही है, बस तुमने फोटो देखी और तुम्हें कहानी समझ आ गई। वो एंडिंग शॉट है ना जो इस मैच का, सीएम पंक के ऊपर पड़े हुए हैं ड्रू मैकिंटायर और एक दूसरे के ऊपर हैं, रिंग पूरी गंदी, मतलब ऐसे भाई, मतलब मैं मान नहीं सकता कि कोई सुपरस्टार उसी सेम मैट पे लड़ने के लिए हाँ बोल दे। इतनी ज्यादा गंदी रिंग। मैंने एक नॉर्मल हेल इन सेल मैच था, चलो ठीक है भाई, खून भी हमने पहले देखा है, बट ऐसा लग रहा था देख के वो व्यू ही कि ये वॉर जोन एरिया है, यहाँ पे कुछ अभी हुआ है, बड़ा खतरनाक हुआ है। और इनफैक्ट मैंने भी ये बात बोली ट्विटर पे जाके कि भाई पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखा दिया कि क्लासिक केज मैच किया जा सकता है बिना कोई डॉक्टर की नीडल्स या चेयर शॉट टू द हेड। और ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि ये वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कि उस लेवल का मैच करने के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती, तो करना ना करना तो ऑप्शन है। लेकिन भाई एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस करी कि रोहित भी अब काफ़ी बोल रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से भी आनी ज़रूरी है इस टाइम पे कि सीएम पंक इज स्टिल द बेस्ट इन द एफिंग वर्ल्ड। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बंदा अभी शुरू भी नहीं हुआ है और ये अभी गोले बम वाली वाइब दे रहा है। जब ये पूरा आगे तक चले जाएगा, जब ये चैंपियनशिप जीत जाएगा, तो सोचो इस मैच के अंदर एक पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि ड्रू मैकिंटायर वीक दिखा। उसी चीज की मुझे यहाँ पे एक टेंशन थी कि यार कैसे हराएंगे, क्लीन हारा ड्रू मैकिंटायर, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता ड्रू वीक हो गया या कुछ भी। तो 5 स्टार से कम तो भाई नौबत ही नहीं आती।
और एक चीज़ मैं रोहित से पूछना चाहता हूँ कि अगर एट द एंड जो देखने को मिला वो ऑक्सीजन वाली चीज़, वो स्टोरी है या फिर वो एक्चुअली में सीएम पंक को चाहिए थी ऑक्सीजन इतने मैच के बाद? देखो यार, इस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर करने के बाद तुम्हें वहाँ पे लिटाया जाए, आईसीयू में लेके आया जाए, मास्क लगाया जाए, तुम्हारे हार्ट बीट, तुम्हारे पल्सेस चेक किए जाए, वो सब मेरे लिए चलेगा। वो जो एग्जिट था ना सीएम पंक का, जो वो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, वो मैंने बोला भी स्कॉटिश वॉरियर तो हम जानते हैं ड्रू मैकइंटायर को, लेकिन एक वॉरियर वाली फील सीएम पंक दे रहे थे। और जैसे एक सैमुराई होता है, वो चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, उसको कटाना चलानी की स्किल्स उतनी ही अच्छी तब आएगी जब वो बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। तो सीएम पंक अपनी इस आर्ट में मास्टर है, हमने उनको इतने कुछ सालों में देखा है। तो एक बार जब मैंने समर स्लैम में देख लिया था ना सीएम पंक को, चलो रॉयल रंबल में जो हुआ हुआ, जब समर स्लैम में मैंने देख लिया कि वो सेफ खेल रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस आ गया, और उसी चीज़ की कमी थी। इवन ड्रू मैकइंटायर ने कहीं बोला भी कि ड्रू मैकइंटायर ने ऐसा कहा कि सीएम पंक को मैंने कॉन्फिडेंस दिलाया और सीएम पंक ने मुझे लिफ्ट किया है। तो आई थिंक उन्होंने कुछ तो कैरेक्टर ब्रेक करके बोला। और मेरे ख्याल से अब अगर यहाँ पे आके, मतलब ये भी कर सकते थे, वैसे मैंने कहीं तो देखा कि लोग कह रहे थे भाई एंड में हैंडशेक करेंगे दोनों। छोटी सी ना एक मोमेंट थी, जैसे बोला जा रहा था ड्रू मैकइंटायर ने अपने प्रोमो में कि भाई तेरी बीवी तेरे को छोड़ के चली जाएगी, सीएम पंक को ऑक्सीजन दी जा रही है, मास्क उठा के हटा के कह रहे हैं लेट मी कॉल माई वाइफ। भाई वो चीज़ भी स्टोरी का पार्ट है, ऐसे नहीं है कि सीएम पंक वहाँ पे बस वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं, वो कोई शाउट आउट दे रहे हैं एजे को। और जो ड्रू मैकइंटायर के चेहरे पे आंसू आज दिखे, खून में से जो आंसू निकल के आ रहे हैं, वो ये है कि मुझे भी अब याद आ रहा है कि जो मेरी वाइफ ने बोला था वो सही था, कि तू अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में फंसा लेगा कि तू खुद को ब्लेम करेगा। और अब आई डोंट थिंक स्टोरी में ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक को ब्लेम करेंगे, वो खुद को ब्लेम करेंगे और अपना नया पाथ ढूंढेंगे। और आई थिंक बहुत कुछ है गाइस, तो पॉडकास्ट आते रहेंगे, बतेरे आते रहेंगे, लेकिन अब हम एक छलांग मारने वाले हैं और वो है सीधा खाई में। बिकॉज 5 स्टार रेटिंग देने के बाद इस मैच को मैं रेट क्या करूँगा मुझे नहीं पता था, मैं सेफ खेलता हूँ। पहले रोहित से पूछता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन से तो बेकार था, पर इतना ज़्यादा बेकार कैसे हो गया? क्योंकि ये दोनों ठीक कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, नाया जैक्स, बेली। देखो यार, इसको ना, इस पार्ट को स्किप मत करना, कुछ बातें यहाँ पे होंगी जो आपको सुननी चाहिए। जब भी हम पीएलई वाले मैचेस की बात करते हैं ना, तो हम, मतलब रिसेंट टाइम में मैंने देखा है, हम इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं करते कि यार मैच कैसा होगा, क्योंकि हमको लगता है कि वो 5 मैचेस वाला फॉर्मेट है, तो मोस्टली मैचेस बढ़िया ही होते हैं। और नाया जैक्स और बेली ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो कि नए हैं। नाया जैक्स ने रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेली की जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रही है पिछले कुछ सालों से, लेकिन आज पता नहीं, ऐसा लग रहा था, ऐसे होता है कि जिस चीज़ को छुआ उसे सोना बना दिया, तो आज तक जिस चीज़ को छू रहे थे भाई उसे कोयला बना रहे थे। जो एक नॉर्मल सी चीज़ है ये करते हैं भाई, समवन ड्रॉप नाया जैक्स मारती है, हमेशा अच्छा मारती है, वो नहीं हो रहा। सनसेट फ्लिप पता नहीं क्या मारा उन्होंने, मतलब सब। भाई नाया जैक्स को हरिकेन राणा का करवाने का आइडिया किसका था, मुझे ये बताओ, ये मैच किसने प्रोड्यूस, मतलब पावर बॉम्ब को रिवर्स करके नाया जैक्स को हरिकेन राणा लगानी है, ह्यूमनली उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। और बेली ने वो 3 सेकंड बाद फ्लिप मार के सेल किया, वो ऐसा लग रहा है भाई मेरी स्ट्रीम में लैग है, वो मैच ही लैग में चल रहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो भी चीज़ें ट्राई करी, अगर वो उसको थोड़ा सा फास्ट पेस पर रखते तो सब कुछ अच्छा लगता है। वो बाहर की तरफ डाइव थी, तो यार अब इसका मजाक ही बना सकते हो आप, टिफिनी स्ट्रैटन के होने की वजह से बस थोड़ा सा एक फन वाला एलिमेंट आया। और यार मतलब मैं क्या, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि चलो आज गलती हो गई दोनों से। नाया जैक्स का जो ट्रिब्यूट था अंडरटेकर को, वो कैसा लगा आज? जो मतलब एकदम से, मैं तो उनको अब से डेड वुमेन बुला रहा हूँ भाई, देखो मैं तो नाम बना लिया। मतलब मैं पता नहीं, जब मैंने मैच को मैं देख रहा था, मैं थोड़ा ज़्यादा पगला गया था इस मैच को देख के, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो, मतलब हो गई गलती, क्योंकि वो जो चीज़ ट्राई कर रहे थे अगर वो एग्जीक्यूट सही से होती तो शायद वो बढ़िया लगता। ऐसा नहीं था कि स्लो मैच था, मतलब फिर क्या बोलूं यार, तो मैं 2 स्टार से ज़्यादा फिर भी नहीं दे सकता। क्या कैश इन सक्सेसफुल होना चाहिए था? मेरे ख्याल से अभी नहीं। मैं नाया जैक्स और अभी टिफिनी के बीच में और टेंशन, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है वो ऑलमोस्ट एज पे आ चुकी हैं, तो आज ऑलरेडी बहुत कुछ था, तो ठीक है आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। तो मैं भी इसको 2 स्टार दूंगा भाई, इससे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि मूड अपना अच्छा ही रखना चाहता हूँ मैं। डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर, यहाँ पे भी गुस्सा ही है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैच, भाई तुम 6 स्टार क्लासिक भी दे देते ना ये, तो मैं गुस्से में होता। इज्जत कब होगी इस बंदे की WWE में, मेरा बस ये सवाल है। फिन बैलर, मैं तो जाके लिख रहा था इसको ऑल एलीट कर दो, बाद में लोग मेरे पे चढ़ रहे हैं कि भाई इसने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसको 5 मिलियन मिल रहे हैं साल की, खुश है, इसको बुकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये सच है? एक तो होता है यार देखो बेकार बुक करना, एक होता है मैचेस हारना, और एक होता है कि मैच में ही बेकार बुक करना। फिन बैलर आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि डेमियन प्रीस्ट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। फिन बैलर कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भैया ये बंदा लेजिट कुछ लग रहा है कि एक थ्रेट है डेमियन प्रीस्ट के लिए। उसमें फिर कंगाली में आटा गीला तब हो जाता है जब जजमेंट डे के मेंबर्स भी आके फेवर नहीं कर पाते फिन बैलर को। कोडी ग्रास मार रहे हैं, पीछे मार रहे हैं, आगे मार रहे हैं,
एक ही साउथ हेवन मार के वहीं ढेर कर दिया, भाई तू उछल कूद कर, मैं एक हाथ में तुझे गिरा दूंगा। तो ये तो हाल है फिन बैलर और का। क्या अपनी आंखों के नीचे भाई वो पेंट वेंट करा, टाइम उन वेस्ट सारी करा, चीजों को कोई सारा क्या फायदा नहीं है, फायदा। बस जब तक फिन बैलर ने एंट्रेंस नहीं करी तब तक सब कुछ उससे पहले का ठीक था। उसके बाद मतलब देखो ये मेरा पर्सनल बायस है, और इससे पहले रोहित अपनी रेटिंग दे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं इस मैच को 1 स्टार दूंगा, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। डेमियन प्रीस्ट को यहाँ से जीत के कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा जो उनको यहाँ पे विक्ट्री की जरूरत थी बैलर के ऊपर। डेमियन प्रीस्ट हार के अब भी रॉ पे वही कर सकते थे जो वो जीत के करते हैं, बट अब बैलर क्या करेगा कि भाई जेडी मैकडोना और धीरे धीरे कार्लिटो वाली कैटेगरी में अब तीसरा बंदा जुड़ रहा है, और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही कि वो फिन बैलर। देखो, हमें रेटिंग वाले एपिसोड बनाते हुए बहुत टाइम हो चुका है, और आपको पता है हम रेटिंग कभी भी मैचेस की क्वालिटी, डेव मेल्जर नहीं बने बैठे हम यहाँ पे, हमको एंटरटेनिंग वो चीज़ कितनी लगी। तो मैंने फिर भी नाया जैक्सन बेली के अंदर उन बॉचेस को एंजॉय कर लिया, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास वो भी नहीं था भाई, तो मैं भी बायस वायस कुछ नहीं, मेरी भी रेटिंग यहाँ पे 1 स्टार की। ऊपर से गुस्सा और है मेरा कि फिन बैलर को या तो इस प्रोग्राम से बाहर निकालो, भाई जजमेंट डे से अलग करके, या जो भी तुमने किया कुछ ऐसा अलग। डेवन प्रीस्ट फील हो रहे हैं अलग कि वो जजमेंट डे से अलग गए हैं, लेकिन फिन बैलर फील नहीं हो रहा है कि उन्होंने नई जजमेंट डे बनाई है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिक्स करो फिन बैलर को या फिर गिव अप कर दो, मैं पहले ही बता दूं कि उम्मीदें लगाने का भी कुछ फायदा रहे ना फिर। मैं तो कह रहा हूँ भाई एज स्टाइल्स जैसा एक ब्रेक दे दो फिन बैलर को, और बाद में देखेंगे क्या करना, अभी छुपा के रख दो कुछ टाइम के लिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी हमसे कुछ छुपा के रखा था, बताया नहीं था भाई कि आज शो पे होने वाला है ट्रिपल एच की मेजर अनाउंसमेंट, मेजर नहीं था, ये हिस्टोरिक अनाउंसमेंट थी। हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट है। ऐसा चैंपियनशिप पहले कभी नहीं देखा है किसी भी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है गाइस। और एक लेजेंडरी सुपरस्टार रिटर्न हो के इतनी कमाल की सेगमेंट देगा। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ है, पर इस चीज़ की पूरे शो में एक अपनी खुद की जगह है, क्योंकि ट्रिपल एच 12 के बोलते हैं भाई 16,000 लोग बैठे हैं यहाँ पे, हाईएस्ट गेट है, दोबारा से हर पेपर में हाईएस्ट गेट हो रहा, तो बढ़िया है भाई, बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन ट्रिपल एच कहते हैं कि क्राउन जूल में होगा मैच, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, सर्वाइवर सीरीज नहीं, क्राउन जूल में कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर, नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन, और कोई टाइटल ऑन द लाइन नहीं होगा। लेकिन एक टाइटल ऑन द लाइन होगा जो विनर को मिलेगा, और वो है डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन जूल चैंपियनशिप। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये गिमिक्स पहले भी करेंगे, और जबकि मैं बहुत हंस सकता हूँ इसके ऊपर और मुझे हंसी आ भी रही है, लेकिन वर्ल्ड कप, कोई चैंपियनशिप, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 50 लोगों की, बहुत कुछ देख चुके हैं हम सऊदी अरेबिया में। लेकिन जिस मोमेंट पे वो प्लेन में बैठते हैं ना वापस सऊदी अरेबिया से यूएस के लिए, वो वहीं हवा में कहीं फेंक के आते हैं चैंपियनशिप को, दिखी उसके बाद। तो क्या ये भी वही है? मेरे को ना ये ट्रिपल एच का मतलब, जैसे मैं कई बार कोडी रोड्स के लिए बोलता हूँ कि उसको ऐसी लाइन थमा देते हैं बेचारे को कि वो लप्पू सा दिखता है। आज ट्रिपल एच मुझे एक क्लाउन से बड़ा आदमी नहीं लगा वहाँ पे। वो पहले जाके सारी उन्होंने हवाई बातें कर दी, मतलब जो उन्होंने किया ऑब्वियसली सब पे रिएक्शन मिल रहा, भाई 16,000 लोग हैं, हाईएस्ट गेट अरीना है, ये कर दिया अटलांटा जॉर्जिया में, ये कर दिया। उन्होंने बोला आप चैंपियंस भी लड़ेंगे, सब एक्साइटेड हो गए, लेकिन टाइटल ऑन द लाइन नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने बोला भाई सारे लोग वहाँ पे जो चिल्ला रहे थे वो रिएक्शन बू में बदल गया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला अब एक नई टाइटल आएगी, तो लोग देख रहे हैं अरे अब ये क्या है, ये कौन सी नई बला आ गई। तो वो बड़ा अजीब रिएक्शन लगा मुझे ट्रिपल एच के। मतलब यूजुअली ट्रिपल एच क्योंकि सब अच्छे ही काम करते हैं, तो चलो विंस आके कुछ भी बोल के चले जाए, लोग उसे बू करे, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ट्रिपल एच के केस में मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा है। और लेकिन जो जिस तरफ ये पता है यार, देखो पैसे वैसे की बात है यहाँ पे, तो इस पे क्या ही अपना दिमाग मारना ज्यादा। तुम्हें पता है कि मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, देखो लॉजिक भी है इस क्वेश्चन में, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑब्वियसली ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं पूछूंगा फिर भी कि क्या यही इकलौता तरीका था कि एक टाइम पे 2 कोडी रोड्स के हाथ में टाइटल दिए जाए? वो 2 टाइटल मिला के उन्होंने एक बना दिया। अब यार ये जो डिमांड आ रही है ना, ये सऊदी अरेबिया की डील की वजह से ही आ रही है, क्योंकि इतना वो साफ देख के लगता है कि आउट ऑफ नो वेयर ऐसी कोई चीज कहाँ से आ जाएगी जो स्टोरी में, मतलब ऐसा कैसा दिमाग है जो बाकी स्टोरी में तो चल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। तो भाई ये क्लियर कुछ तो इनका है। पर ये पूरा जो गोल्डन और ग्रीन टाइटल देख के पहले तो मुझे याद आई पुरानी वो चैंपियनशिप जो भी थी सऊदी वाली, फिर मुझे याद आई 24/7 चैंपियनशिप की, वो भी ग्रीन और गोल्डन थी। लेकिन इस पे जब थोड़ा सा ध्यान गुस्सा आने लगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर पेज पलट दिया, गुंथर आ गए बाहर, और गुंथर ने भी आई थिंक ग्रीन कलर के कुछ आई डोंट नो सेम ही कलर्स का पैट कुछ कोट वोट पहन के आए। कहते हैं भाई मेरे को बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि टाइटल तो मैं ही जीतूंगा, देखो तो वो हटाओ, लेकिन मुझे लेजेंड से बात करनी है। और बथेरे लेजेंड्स भर रखे थे भाई अटलांटा जॉर्जिया, लगता है जाना पड़ेगा हमें भी, कभी कोई मिल जाएगा सड़क पे यदि चलता फिरता। पर गोल्डबर्ग बैठे अपनी फैमिली के साथ, और गुंथर कहता है भाई कुछ वीक पहले मैंने बोला था कि तू मेरा फेवरेट रेसलर है, ये सब झूठ है, क्योंकि वन ट्रिक पोनी नाम का कोई इंसान जिसके पास एक ही मूव है, उसको कभी मैं अपना फेवरेट रेसलर कैसे बनाऊं?
और उसके बाद वो कहते हैं तेरे बेटे के लिए बस मैं इतनी होप करूंगा कि जितना घटिया तू प्रोफेशनल रेसलर है एटलीस्ट उससे बेटर तू एक फादर बन पाए अपने बेटे के लिए। और गोल्डबर्ग को भाई 2-3 गालियां दी उन्होंने अपने मनी मन में, पर उठ के बाहर आए। लेकिन सिक्योरिटी भाई इतनी सारी इकट्ठी हो गई और वो चीज़ कभी वहाँ पे हुई नहीं कि गोल्डबर्ग रिंग तक पहुंच पाए। पीछे से आ गए सैमी ज़ेन, अटैक करा, गुंथर को ब्रॉल हुई, रॉ के मैच को प्रमोट करा, बट फिर गोल्डबर्ग रिंग में आए, ट्रिपल एच के साथ आए और ट्रिपल एच हाथ उठा के गोल्डबर्ग को चीयर करवा रहे हैं, गोल्डबर्ग को फटाफट पीठ पे थप्पा दे रहे हैं कि भाई जा जा खड़े हो ऊपर, खत्म करे सेगमेंट को। तो ये गोल्डबर्ग कहाँ से आया? मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पूरी चीज में हम बोल रहे हैं कि कोडी को 2 टाइटल, क्या ये टाइटल गोल्डबर्ग का होने वाला है? देखो भाई मैंने बोला ना ये बिजनेस के ही रिलेटेड सारी चीजें हो रही है, क्योंकि वो सब कुछ बहुत ऑकवर्ड ही प्लेस लगेगा आपको, क्योंकि इस तरीके से नहीं चीजें बुक होती कि वो अपना लड़ रहे हैं, फिर गोल्डबर्ग को भी एक फोटो के लिए एक वीडियो पैकेज बनाने के लिए उनको एक मूवमेंट दिखाना था। तो WWE इज ऑल अबाउट बिजनेस, सऊदी अरेबिया के लोग रूल करते हैं, गोल्डबर्ग इज बैक, तो ये सब इसीलिए हो रहा है। सऊदी अरेबिया में भी जाके इनको कुछ तो करना है। गोल्डबर्ग ये भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आज 6 अक्टूबर को 9:30 बजे मैं बोल रहा हूँ गोल्डबर्ग वापस आए हैं सऊदी अरेबिया के शो की वजह से ही। और ये ऐसा भी हो सकता है, बहुत मतलब पॉसिबल भी क्या, ऑब्वियस ही है, जब ये सब निपटेगा उनको फिर ट्रिपल एच को कोई लेना देना है नहीं, वो कहेंगे चलो भाई हमने पैसा बना लिया, तूने बना लिया पैसा, घर जाके बैठते हैं। लेकिन मैं इसमें ये देखने में इंटरेस्टेड हुआ कि गुंथर के साथ उनको ले आए, तो अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को फ्लैशबैक आने लग जाते हैं कि सऊदी अरेबिया में जाके ही एक टाइटल लिया गया था ब्रे वाइट फील्ड के हाथों से, जिसको क्रिटिसिज्म मिला था। तो अभी हमने लास्ट ही एपिसोड में चैंपियंस की बात करी है और वहां रोहित ने जो गुंथर के बारे में बोला ना गाइस, जाके सुनो। अब अगर गोल्डबर्ग ने गुंथर को हरा दिया तो फिर दोबारा बनाएंगे हम गुंथर पे पॉडकास्ट, फिर आप सुनना रोहित क्या बोलेगा। बट इससे आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज इसकी कोई रेटिंग वेटिंग है नहीं, सीधा क्राउन जूल में रेट करेंगे। नेक्स्ट मैच था रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का, और यहाँ में मेरी एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थी भाई। मेरे को लग रहा था कि रेसलिंग मैच में कुछ कमाल कर सकते हैं, पर मैच के बाद पता लगा कि सब कुछ तो काम डोमिनिक का ही था और वही हुआ मैच में। तो रेसलिंग कहाँ थी इस मैच में? मैंने जो समर स्लैम का इनका मैच देखा था और उस हिसाब से जो स्टोरी लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था मेरे को उम्मीद है नहीं कि ये रेसलिंग मैच के ऊपर फोकस करने भी वाले हैं, क्योंकि ऐसा दिखा नहीं कि उन्होंने कुछ काम भी करने की कोशिश की वहाँ पे। वो तो शार्क केज के अराउंड जो स्टोरी उन्होंने घुमाई वही था। डोमिनिक मिस्टीरियो ने बिना कुछ किए सब कुछ काम किया है यहाँ पे भाई। वो कितने बड़े बड़े मूवमेंट थे वो उन्होंने शार्क केज खुद ही खोल दिया। माइकल कोल कह रहे हैं कि लग रहा प्रिजन से टेक्निक सीख के आया है डोमिनिक, तो खोल दिया। वो जैसे वो जंजीर से नीचे गिर रहे थे, तो वो बढ़िया स्पॉट्स थे यहाँ पे। और ये फ्यूड को आगे लेके जाना चाहते हैं तो रकेल रॉड्रिगेज आ गई है यहाँ पे। अभी मैं देखो थोड़ा थोड़ा तो इंटरेस्ट जाना शुरू हुआ है स्टोरी से, क्योंकि जब तक वो डोमिनिक का एंगल था कि अब रिया रिप्ली का क्या रिएक्शन होगा डोमिनिक के ऊपर, तो वो चीज़ हो चुकी है। आपने बहुत बुरी तरीके से सुताई भी देख ली जो रिया रिप्ली ने करी थी। अब इनको आगे तो लेके जाना ही है, तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ बेकार है, लेकिन वो इंटरेस्ट लेवल्स फिर से डेवलप नहीं हो पाएंगे लोगों के जो कि पहले थे, चाहे वो कुछ भी कर लें। क्योंकि ये ऐसी फ्यूड चल रही थी जो कि मंडे नाइट रॉ को भी चला रही थी, काफी हफ्तों महीनों चला है इन्होंने। लेकिन आई थिंक ना ही सिर्फ ये रिया रिप्ली और डोमिनिक वाला कॉम्बिनेशन है, बल्कि ओवरऑल जजमेंट डे की भी बात है। बिकॉज जजमेंट डे इकट्ठे एज ग्रुप घूमते थे तो वो एक अलग वाइब देते थे भाई। सोशल मीडिया पे भी सारे इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, तो लगता था कि एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब सबका अपना अपना सीन चल रहा है और डोमिनिक और लिव उस लेवल तक आई डोंट थिंक पहुंच पाए हैं जहाँ डॉम और रिया थे। और रिया इस पॉइंट पर हमने बात भी की थी कि सही टाइम नहीं है उनके लिए दोबारा टाइटल जीतने का, तो कुछ था ही नहीं WWE के पास जो अलग कर सकते। जो अलग किया वो रकेल वाली स्टोरी थी, एक तरीका था, वो एक उनके पास वेपन था कि भाई दोनों को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो 3 स्टार्स दूंगा मैं इसको, क्योंकि ऐसा कोई कंप्लेंट भी नहीं है इतनी बड़ी। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि क्रिस जेरिको की शार्क केज वाली जो मूवमेंट है वो अभी भी मेरे लिए बहुत आइकॉनिक रहेगी इसके कंपेरिजन। वो वाला मैच अपने आप में ही बहुत बढ़िया था, तो उससे तो कंपेयर नहीं करेंगे। मेरी भी आई थिंक हमारी रेटिंग सेम ही चल रही है अब तक, मेरी भी 3 स्टार ही है रेटिंग यहाँ पे, क्योंकि इतना भी कुछ बहुत कमाल का नहीं था। और ये इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत गड़बड़ कर दिया, थोड़ा मैच अच्छा दे भी देते तो भाई मेरी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन जो मतलब मेरा जो सारे मेरा जो है ना क्या बोलते हैं उससे जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हो गई, वो मीट हो गई कि जो मैंने मैच देख लिया। तो मुझे अच्छा भी दे देते तो कुछ बहुत खास नहीं फर्क पड़ता है, मैं स्टोरी के रिलेटेड ही देख रहा था। अब देखते हैं वो रकेल रॉड्रिगेज के पास की मसल पावर का यूज लिव मॉर्गन कैसे करती है, क्योंकि एक पॉइंट था कि लिव मॉर्गन भाग रही है। अगला मैच अब नया जैक्स के साथ है भाई लिव मॉर्गन का, तो वहाँ पे रकेल की जो यूज है वो आएगा भी नया के सामने। लेकिन चलो फिर क्राउन जूल पे नहीं जाएंगे, सऊदी के बारे में भी सोचने का मेरा मन नहीं है। लेकिन मेन इवेंट पे आते हैं, रोमन रेंज एंड कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू। मैच रेटिंग सब जिमी की बात करेंगे, रॉक की बात, लेकिन भाई हमारे पास बैंड वाला था
आज बाजा भी आया और फिर पूरी बारात भी। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैंने अपनी वीडियो में भी ये बोला कि देखो भाई, अमेरिकन फैंस से कुछ नहीं बोलूँगा मैं, उनका कल्चर अलग है, मे बी वो कहीं वाह क्या रिप्रेजेंटेशन है, बट इंडिया में या दिल्ली में बैठ के ये जब बजा तो मेरे को लगता है अगर ये बाहर भी बज रहा होता घर के तो मैं बता नहीं सकता था कि कहाँ बज रहा है। सेम ट्यून शादी वाली, क्या कहना है। और उसके बाद 2 प्रॉब्लम और है यहाँ कि जब कोडी रोड्स चैंपियन है तो रोमन की एंट्रेंस बाद में क्यों है, क्लियरली पता लगता है उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है वो गोरिल्ला में जहाँ ट्रिपल एच बैठे थे। और उसके अलावा भाई रोमन रेंस की एंट्रेंस में कोई बैंड बाजे करने की इतनी नीड नहीं पड़ी, वो बंदा अलग अकेला चल के आ रहा है और वो 50 गुना बेटर एंट्रेंस है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? यो देखो बैंड बाजे वाली थी, मतलब मेरे को मैं एंट्रेंस हो रही है तो ये कोई रेसलमेनिया वाली एंट्रेंस भी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ भाई ये बैंड क्यों बजवा दिया है क्यों कर दिया। वो उन्होंने पहले से प्लान किया था, उनको बैंड बजा रहा था, उन्होंने बजा लिया। लेकिन कोडी रोड्स की यूजुअल एंट्रेंस ये तो मैं बोलूँगा कि इस एंट्रेंस से बहुत बढ़िया होती है। वो अपने आप में इतनी शाही एंट्रेंस है कि ये जब कस्टम एंट्रेंस दे रहे हैं कुछ भाई तो होना चाहिए था कुछ अलग, तो वो तो उन्होंने बाराती बन के ही आ गए। मैं वैसे आई थिंक मैंने उतना एंगल से तो नहीं सोचा है, क्योंकि मेरे को पहले भी लोग बोल चुके भाई कोडी रोड्स का जो गियर है वो खुद बैंड बाजे वाला जैसा, तो आज अपने भाई बंधुओं को वो लेके आ गया, तो ऐसा भी किसी ने लिखा था। लेकिन चलो एंट्रेंस अपना अलग पॉइंट है। रोमन रेंस की आज जो बॉडी दिख रही थी वो अपने आप में एक स्पेशल टॉकिंग पॉइंट रहेगा। भाई बंदा पूरा एब्स वैब्स फ्लॉन्ट कर रहा है, पता नहीं बंदा हारा है कि क्या हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा। डिमोट भाई माइकल कोल की लाइन ना मेरा दिल छू गई। रोमन रेंस खड़े रिंग के अंदर और माइकल कोल कहते हैं विदाउट द चैंपियनशिप रोमन रेंस लुक्स नेकेड, कि अगर इसके वेस्ट पे टाइटल नहीं है तो इसने कुछ नहीं पहन रखा भाई, वही उसके कपड़े हैं, वही उसका सब कुछ है, तो उसके बिना वो कुछ नहीं है। और ये आई डोंट थिंक ऐसे ही बोला जा रहा है, जीतना तो है रोमन ने टाइटल, पर वो धीरे धीरे जब वहां तक पहुंचेंगे दोबारा, लेकिन उस चीज़ को मेंशन बार बार इसीलिए करा जाता है स्टोरी में ताकि लोग याद रखें कि रोमन का ये टाइटल कभी एक पॉइंट पे था। लेकिन अगर इस मैच की हम बात करें तो एक पॉइंट जो मैंने सबसे ज़्यादा निकाला, और ये फिन बैलर वाली सिचुएशन में ही जा रहा है, उतना बुरा नहीं हुआ है अभी, और ये है सोलो सिकोआ। इनको चैंट हो रही है यू कांट रेसल, इनको हो रही है एफ यू सोलो की चैंट, एंड वन मोर टाइम सोलो सिकोआ पिन्ड बाय रोमन रेंस एट बैट। ये एक है प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि अभी लोग ना इन सारी खुशियों के बादलों के आगे जो अब जो आने वाला क्या मतलब जो भी बोलना चाह रहा हूँ, खुशियों के अभी बादल छाए हुए हैं, अभी वो जो काले बादल हैं वो भी आएंगे। तो वो काले बादल यही है कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी है अगर उसको इंटेंस दिखाना है बैड ब्लड लाइन वाली, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सोलो सिकोवा के साथ बार बार ये करो। बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई ये सोलो सिकोवा का वकील बना जा रहा है, तो यहाँ पे वकील सोलो सिकोवा का नहीं, स्टोरी लाइन अच्छी स्टोरी लाइन का बना जा रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी अटपटी है। लेकिन मैंने बोला था आयुष अपने पॉडकास्ट में भी, सोलो सिकोवा जब बंदा कुछ तगड़ा भी कर जाता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई ये तगड़ा लग गया। जब उसके साथ कोई बेकार भी हो जाता है तो मेरे को ये नहीं लगता कि कुछ बहुत बेकार हो गया। इसका मतलब ये नहीं मुझे सोलो सिकोवा से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई कोडी रोड से ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को सोलो सिकोवा के अराउंड आता है, क्योंकि रोमन रेंस उनसे इन्वॉल्व है और बाकी कोडी ने एज चैंपियन वाली स्टोरी लाइन में कुछ किया नहीं है। लेकिन कुछ तो सोच ही रही होगी डब्ल्यूडब्ल्यू भाई, ब्लड लाइन की स्टोरी के ऊपर हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। मुझे लग रहा है ये फिन बैलर जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हम जब भी कुछ सोचते हैं हमसे बेटर ही पॉल हेमन, ट्रिपल एच, ये सारे रॉक मिलके कुछ तो खिचड़ी पकाते हैं। बट आज जो सारे बॉक्स थे वो चेक हो गए, जिमी ऊसो का रिटर्न हो गया चेक, रोमन रेंस हमने मैच भी रेसल कर लिया वो भी चेक हो गया, फाइनल बॉस रॉक। मैं सही में ना मैं तो हट गया था कि हाँ चलो ठीक है हो गया, मैं खुश हो गया था भाई, रॉक नहीं भी आ रहा था, मैं तो भूल ही गया था कि रॉक नहीं आ रहा। मुझे तो ये लग रहा था कि रोमन रेंस और जिमी चले जाएंगे, कोडी सेलिब्रेट करेगा अपना टाइटल, फिर आएगा रॉक कन्फ्रंट करने 1-on-1। लेकिन आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर वे में दिखाया गया है, बिकॉज उनको ये भी मेक श्योर करना था कि जिमी के वापस आने के बाद, रोमन के साथ मिलने के बाद भी अभी भी वो दोनों बेबी फेस ही हैं। तो जो कोडी रोड्स को हेल्प करने वाला सीन दिखाया गया उससे उसका सिर्फ यही पर्पस था कि अगर वहाँ पे रोमन रेंस चले जाएं और कोडी रोड्स की हेल्प ना करें, क्योंकि वो कहते मैंने एक ही बार के लिए बोला था मैं कोडी की बैक उसकी मदद करूँगा, दोबारा क्यों करूँ। लेकिन जिमी ने बोला तो रोमन मान गए उस चीज़ को, पहले ट्राइबल चीफ कभी नहीं मानता, तो इसलिए वो चीज़ दिखाई गई। और जैसे ही सोलो सिको और ब्लड लाइन वहाँ से भाग गए क्राउड के थ्रू, फिर रॉक की एंट्रेंस हुई, तो कहीं ना कहीं ये अभी सिर्फ बाउंड्री बनी है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी अब मिलनी शुरू हुई है कि वो जो दूसरी ब्लड लाइन भागी थी उसका कंट्रोल एक्चुअली में है किसके पास। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ जाती है कि एक तरफ तो ये सारे स्ट्रॉन्ग है, जिमी, सैमी, कोडी, रोमन, और दूसरी तरफ रॉक। क्योंकि आई थिंक आज जो जेकब फाटू का भी दिखाया गया, ठीक है वो भाई वो चिल्लाएगा, चीखेगा, कुछ तो करेगा और फिर बहुत अटैक करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन रोमन के सामने मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगा कि माय गॉड
जेकब फाटू, रोमन रेंस, ओ माय गॉड, रेसलमेनिया ना। हाँ, आज तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत सारे लोग अभी हो सकता है इसको बनाने की कोशिश करें, लेकिन आज जो इंटरेक्शन हमने रोमन रेंस और जेकब फाटो का देखा, इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी इसको जिस तरीके से प्रोड्यूस किया, वो कभी ऐसा लगा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू उसको उस लेवल का मैच देख रही है। और आई थिंक ये थोड़ा सा एक ही मुद्दा छेड़ रहे हैं हम, ये थोड़ा आगे का मुद्दा है कि जो सोलो सिकोवा इतने मैचेस हार रहे हैं, उसके पीछे की कहानी भी फिर यही हो सकती है, क्योंकि अब रोमन और कोडी तो ऐसा लग रहा है कि उस पेज पर हैं जिसके पूरे अगेंस्ट द रॉक हैं, क्योंकि कोडी रोड्स के आसपास जो भी चीज़ होगी उससे रॉक को नफरत ही है। तो अब इन सारे बैड ब्लड लाइन का बेड़ा पार करने के लिए रॉक ही इनके सामने आ जाएंगे, इनके साथ आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई चलो तुमसे कुछ नहीं हो रहा, मैं तुम्हें चलाता हूँ। सोलो सिकोवा तो टेम्पररी ट्राइबल चीफ होने की ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाया, तो फिर अब फाइनल बॉस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आता है, तो फिर वो सोलो सिकोवा का ऐसा स्टेटस हो जाएगा, भाई ये तो कभी था ही नहीं उस लेवल पे आने के लिए, ये तो बस एक फिलर की तरह यूज हो रहा था जब तक रॉक अपने स्पॉट को आगे ना ले ले। और क्योंकि यहाँ पे दो बड़ी मोमेंट्स हैं जिस पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अलग से फटाफट से पूछना चाहता हूँ रोहित से, सिर्फ मैच की अगर मैं बात करूँ जो रेसलिंग वाइज देखने को मिला, आई थिंक क्राउड काफ़ी हॉट था। एंड में मुझे वो काफ़ी सही लगा कि कोडी रोड्स रोमन को सैल्यूट दे के फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जेकब फाटू को जिस तरीके से रिंग साइड पे किया, और ऑब्वियसली जिमी ऊसो का रिटर्न पूरा एंडिंग में प्ले किया। तो सिर्फ अगर मैच वाले साइड की बात करें, रेट नहीं कर रहे अभी कुछ, तो क्या कहना है रेसलिंग जो देखने को मिली यहाँ? यार रोमन रेंज के जो मैचेस होते हैं ना, मेरे को इसको रेट करने में हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम मैच की बात करते हैं ना, तो वो एक मैच होता है, हम कितना ही बोल रहे हैं कि यार स्टोरी टेलिंग भी है क्या, लेकिन रोमन रेंज ऐसा लगता है मैच अलग कर रहा है और उसकी स्टोरी अलग चल रही है। वो बीच बीच में मैच करने लगता है, बीच बीच में अपनी स्टोरी चलाने लगता है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं इसको बोलूँ यार बड़ा बड़ा स्लो पेस का मैच था, तो जब मैं बोलता हूँ एक स्लो पेस का मैच, इसका मतलब वो बेकार मैच है मेरे लिए मोस्टली। लेकिन जब वो रोमन रेंज के मैचेस की बात आती है, ऐसे स्टोरी चलाने की बारी आती है, इवन कोडी रोड्स के केस में भी आज जिस तरीके से रोमन रेंज के साथ अच्छे से वो ब्लेंड हो रहे थे, स्टोरी भी उनकी बढ़िया चल रही थी, तो फिर मेरा नजरिया ही बदल जाता है इसको देखने के लिए। तो मैं अकेला इस मैच के बारे में तो यार, अगर ये इसमें रोमन रेंज और कोडी रोड्स नहीं है, जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा ये किसी और टीम के साथ और सेम ही मैच है, तो भाई मैं इसको 2 स्टार भी ना दूं। लेकिन क्योंकि ये मैच की वो कहानी ही चेंज हो जाती है वो सुपरस्टार्स के आने की वजह से, जैसे आज रॉक ने आगे क्या किया भाई, हाथी तो घुमाए दो, लेकिन उस बंदे का ऑरा ही वैसा है, तो इसको उस हिसाब से रेट नहीं किया जा सकता। ओवरऑल ही मेरे ख्याल से इसको इस पे एक पूरे सेगमेंट की तरह तभी हम देखते हैं, क्योंकि ऐसे अगर इसको रेट करेंगे भाई, तो मैं बोल रहा हूँ भाई 2 स्टार्स भी नहीं दे पाऊंगा मैं इसमें ऐसे मैच को, क्योंकि क्या था भाई, स्लो है, वो बंदे के आने का वेट हो रहा है, हॉट टैग की बारी आ रही है, फिर वो उसको इंटरप्ट कर रहा है, फिर साइड से हो रहा है। लेकिन जब सारी मूवमेंट्स, जिमी ऊसो का आना, टोंगन्स का आना, जेकब फाटो का उधर वो स्प्लैश पे, जब सब देखो भाई बोलोगे तो 5 स्टार लेवल का है, तो फिर उस हिसाब से फिर इसको देखा जाता है, और ऑब्वियसली 5 स्टार ही मैं इसको दे रहा हूँ। बट मैच ओवरऑल जो मैच ऑफ द नाइट है, ऑब्वियसली वो मेरा ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के लिए जाएगा, उसमें कोई शक है नहीं। बिल्कुल, और आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा मैं ऐड तो कर नहीं सकता, इसमें अग्री करना पड़ेगा। और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो ये कि लोग कोडी को शायद कुछ बोले उल्टा सीधा, लेकिन कोडी ने जो अपना रोल आज मैच के अंदर निभाया वो बेस्ट है। बिकॉज भले ही कोडी रोड्स और रोमन रेंज ने डिसाइड करा था हम टीम बनेंगे, लेकिन उनको पता है स्टोरी रोमन रेंज की है, तो पूरे मैच के अंदर हमें ये नहीं दिखाया गया कि कोडी मेन कैरेक्टर है। शायद मे बी ये भी रीज़न था रोमन की एंट्रेंस भी बाद में हुई, बिकॉज वो जो मेन बैटल फील्ड है वो पूरा ब्लड लाइन का है, कोडी उसका बस एक पार्ट है। तो जिस तरीके से हॉट टैग बिल्ड करा गया, रोमन रेंज को पिन भी दिया गया, और कोडी बस एक साइड किक की तरह काम कर रहा है डिस्ट्रक्शन कॉज करने में, तो वो स्टोरी का पार्ट है। बिकॉज कोडी वेट कर रहा है रॉक के लिए, अभी उसका रोमन के साथ कोई लिंक नहीं है। और फाइनली बात करेंगे यहाँ पे 2 रिटर्न्स हुए भाई। पहले जिमी ऊसो तड़प रहे थे, हो गया, आ गया भाई जिमी, और भाई मतलब मेरे चेहरे पे ना खुशी आ गई जिमी की स्माइल देख के। वेट कर रहा था मैं जेन्युइनली बहुत टाइम से कि जिमी कब आएगा भाई। वो जो हग था जिमी ऊसो और रोमन रेंज का, वो सिर्फ एक हग नहीं था, उसको जाके दोबारा देखना भाई, इतना टाइट हग है वो, ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज ने अपनी आई थिंक रीजन डॉक्यूमेंट्री में ही बोला था, नहीं उन्होंने अभी जब वो ब्लूमबर्ग पे आया तो उन्होंने बोला था कि मैं एज जो स्टोरी लाइन में रोमन रेंज का कैरेक्टर प्ले करता हूँ, मैं वो रियल चीज़ें फील करता हूँ। तो आज उस हग से वो मुझे वो पूरी वाइब आई कि कैसे वो रोमन रेंज जो कहना चाह रहे थे ना, वो आज इस मूवमेंट को देख के लगा। और ये जो जिमी ऊसो का हक करना था, जिमी ऊसो बंदा अपने में इतना खुश मिजाज है, अच्छे बंदों के साथ अच्छा होते हुए देख के अच्छा ही लगता है, तो वही वाली वाइब मुझे यहाँ पे है। और जैसे हम कोडी रोड्स की भी बात करते हैं ना कि भाई ये बंदे को ब्लड लाइन की स्टोरी की जरूरत होती है हर बार, लेकिन हम यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग एंगल बना है कि अगर कोडी रोड्स होता ही ना, तो कभी रोमन रेंज और रॉक अलग अलग नजर आता ही नहीं, जो कि इस समय कोडी रोड्स के होने की वजह से ही अलग दिख रहे हैं। अगर कोडी रोड्स नहीं होते तो रोमन रेंज क्या रीजन था उनके पास कि वो कुछ ऐसा दिखे कि भाई रॉक के इनके जो अब जो थॉट्स है वो मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी सेटअप कर रहा है चीज़ों के लिए। और आई थिंक अब हर एक बंदा कैटलिस्ट का ही रोल प्ले कर रहा है आगे स्टोरी लाइन को इसकी बेटर करने के लिए, उसकी बेटर करने के लिए। अब ये वो पॉइंट नहीं रह गया। और एक बड़ी चीज जो बेबी फेस वाला एंगल आज देखने को मिला कि
जब वो जैसे कहते हैं डस्ट सेटल्स डाउन, जब शांति हो रही है, तब नजर पड़ी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पे। लेकिन रोमन रेंज ने टाइटल उठा के कोडी के हाथ में रख दिया, बिकॉज ये कैरेक्टर अब बेबी फेस है, इसको पता है कि वो मेरा टाइटल नहीं है, अगर जीतूंगा तो सही तरीके से जीतूंगा, नहीं तो एक्नॉलेज कहीं ना कहीं रोमन भी कर चुके हैं कोडी रोड्स को इस पॉइंट पे एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब दूसरा रिटर्न हुआ रॉक का, और जबकि कुछ ज़्यादा रॉक के बारे में बोलने के लिए है नहीं, लेकिन पहला जो यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, क्या लग रहा है डायरेक्टली डायरेक्शन यहाँ कोडी वर्सेस रॉक की तरफ जा रही है? ये सिर्फ टीजर था, पिक्चर अभी बाद में आएगी, या रॉक वर्सेस रोमन के लिए टीज करा गया है? बिकॉज रोमन के हाथ में अनडिस्प्यूटेड टाइटल था और रॉक कह रहे रोमन हट मेरी जगह में से, मैं जीतूंगा वो टाइटल तेरे से। देखो अब इन्होंने इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे डोर्स खोल दिए ना कि, और ऊपर से ब्लड लाइन की स्टोरी है, तो इस पे ज़्यादा ज्ञान फैलने का मतलब यही होगा कि भाई तुम तो अपनी अलग कहानी रचो, जो WWE स्टोरी बना के लेके आएगी वही तगड़ी है। लेकिन जो एक ट्विस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो भी मैंने बोला भी कि सोलो सिकोआ की बस की हो नहीं रही, अब रॉक आए, क्योंकि भाई उन्होंने एक्नॉलेज तो किया रोमन रेंज को एक पॉइंट पे, लेकिन अब तो रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है रॉक अभी कुछ बहुत बाप वाला रोल लेने वाला है, वो कोडी रोड्स से भी ऊपर, रोमन रेंज से भी ऊपर अपने आप को दिखाएगा। और देखो भाई, मैं वो हमने बोला ही हुआ है 2025 WWE के लिए सबसे बढ़िया साल होने वाला है, और अगर आज का बैड ब्लड शो आपने देखा और अभी भी आपके दिमाग में डाउट है, तो फिर शायद जस्ट इन केस मैं स्टेप इन करूंगा, बिकॉज मैंने अपनी रेटिंग नहीं बताई लास्ट मैच की, तो 5 स्टार ही देना पड़ेगा, लेकिन क्लैरिटी के साथ कि हेल इन अ सेल इज मैच ऑफ द मैच। भाई बहुत एंजॉय किया बैड ब्लड। देखो आने वाले भी एपिसोड्स आपके लिए आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान्स में हैं आप लोगों के लिए, वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। जैसे WWE आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, हमारी भी पूरी कोशिश है आने वाले टाइम में। बाकी स्पॉटिफाई पर फॉलो रेट कर लो, कल भी एक एपिसोड आने वाला है, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।